चलिए जी बताइए। तो हमने अभी है ना, अभी तक हमारा 3 टेस्ट हुए हैं, मतलब हर संडे टेस्ट हो रहा है ना, तो कल 4th टेस्ट होगा। तो अभी इनिशियली चूँकि एग्ज़ाम और गेट दोनों बैच में अभी है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया है, बेसिक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। और चूँकि गेट में रैंडम वेरिएबल चल रहा है और जैम में सीक्वेंसली चल रहा है, तो कोई नया टॉपिक उठाएँगे, दोनों बैच का कॉमन आएगा नहीं, इसलिए प्रोबेबिलिटी का टेस्ट थोड़ा है, ठीक है ना? तो तो इसमें जो डाउट्स है बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ जिन लोगों का डाउट है। अच्छा, 7, 12, 17, ओके। 7 में क्या है? 2, ओके। अराउंड 200 के करीब बच्चे हैं ना दूसरे ग्रुप सब मिला के, लेकिन टेस्ट कितना दे रहा है अभी? ये टेस्ट कितने लोग दिया है? पहला टेस्ट 50-55 लोग दिया था। तो ऐसे ही होता है ना, जब 1000 हो जाएगा तब भी टेस्ट देने वाले 200 बच्चे ही होंगे। ये चीज़ है, ओके। तो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, जिन्होंने एनालिसिस किया है, तो उनका डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो चैट में आए 2, 3 है ना। तो 2, 3 देखो 2 क्या कह रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये तो ये सिंपल है ना। 2 में क्या बोल रहा है? आप जैसे कोई एम एन फिक्स कर लो आप, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप एम एन फिक्स करके इजीली सॉल्व करके देखो। जिनका सेकेंड क्वेश्चन में डाउट है, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, उसमें क्या बोला गया है कि एन एलिवेटेड स्टार्ट विथ m पैसेंजर्स एंड स्टॉप्स एट n फ्लोर्स, है ना। टोटल m पैसेंजर है और n फ्लोर्स हैं। m लेस देन इक्वल टू n है यहाँ पे। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये? द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू पैसेंजर्स, ये बोल रहा है ना, नो टू पैसेंजर्स अलाइट एट द सेम फ्लोर। तो इस तरह क्वेश्चन पहले भी आया है ना, जैम में भी आया है पहले क्वेश्चन। तो एम और एन कुछ फिक्स करो, तुमसे आसानी हो जाएगी। नहीं तो डायरेक्टली करना, डायरेक्टली भी हो जाएगा। एम पैसेंजर है, एन फ्लोर्स है टोटल, तो तुम खुद ही सोचो कि एन फ्लोर्स है, मान लो इस तरह से कि ये ग्राउंड फ्लोर है, तो जैसे ये ग्राउंड पे चढ़ेंगे तो 1, 2 एंड टोटल एन फ्लोर्स हैं। तो एन मोर देन इक्वल टू एम है, फ्लोर ज़्यादा है, पर्सन कम है। एम है नंबर ऑफ पर्सनस, है ना। सो एम पर्सन है, एन फ्लोर्स हैं, एंड एन फ्लोर्स हैं। सो बताओ भाई, तुम सोचो। पहले तो हमारे पास जो एम पर्सन है, यहाँ एम पर्सन मान लो है, अब वो एम पर्सन यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ रहे हैं, तो उसके पास ईच पर्सन के पास कितने ऑप्शन है एक्सिट फ्लोर का। तो अगर मैं निकालूं, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है कि नो टू पर्सन एक्सिट एट सेम फ्लोर, यही तो पूछा है। पढ़ लो क्वेश्चन ठीक से, है ना, जिनके डाउट है एटलीस्ट। सो नो टू पर्सन एक्सिट एट सेम फ्लोर, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल m पर्सन है, n फ्लोर्स हैं। अगर सैंपल स्पेस में देखोगे तुम, तो कितने एलिमेंट होंगे? ईच पर्सन हैज़ n चॉइसेस। एक पर्सन चाहे तो फर्स्ट फ्लोर पे उतर सकता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, n पे। तो सैंपल स्पेस में n की पावर, सॉरी कितने हमारे पास है, हाँ, फर्स्ट पर्सन हैज़ n चॉइस, सेकेंड पर्सन हैज़ n चॉइस एंड सो ऑन n। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? m टाइम्स एक्चुअली। अब तुम देखो, बोल रहा है कि ईच ऑफ देम एक्सिट एट डिफरेंट फ्लोर्स, यही पूछ रहा है तुमसे। तो क्या करना है? डिफरेंट फ्लोर्स। तो पहले तो तुम्हारे पास m पर्सन है, n फ्लोर है, फ्लोर ज़्यादा है, पर्सन कम है, तो पहले तुम चूज कर लो, है ना। सो n फ्लोर में से m फ्लोर चूज कर लो, NCM। पहले n फ्लोर टोटल है, m पर्सन उतरेंगे, है ना, तो चूज कर लिया। एंड देन m पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन m फैक्टोरियल वेज। या डायरेक्टली लिखोगे तो यही चीज, दिस इज नथिंग बट NPM अपॉन में n की पावर m। ठीक तो है? देखो भाई बताओ, इनका डाउट था, क्या डाउट था इसमें? देखो अन्वेषा, आपका डाउट है ना, ये किसका डाउट था क्वेश्चन? हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या डाउट था बताइए। सर फिर से तो NCM इंटू M फैक्टोरियल उस तरह समझ नहीं आ रहा।
अभी समझ आया कि नहीं? हाँ हाँ। है ना, मतलब देखिए n फ्लोर्स हैं, अब n लोग चढ़े, नहीं m पर्सन चढ़ा ग्राउंड फ्लोर पे, अब सबको उतरना है किसी एक फ्लोर पे, प्रोबेबिलिटी निकालनी कि सब लोग डिफरेंट फ्लोर पे उतर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले तो n फ्लोर में से m फ्लोर चूज करो, कोई m फ्लोर होगा जिस पे उतरेंगे, तो एन सी एम हो गया, नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग m फ्लोर आउट ऑफ n फ्लोर्स। अब वो m पर्सन जो है वो अपने आप में उसका पोजीशन चेंज हो सकता है m, या सिंपल है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन m एट अ टाइम, तो n p m, ये भी ठीक है। सो ठीक है। चलिए 2 के बाद 3, 3 में क्या है, तो देखिए सो थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, थर्ड कह रहा है कि इफ क्या बोल रहा है ये, m रुपीज कॉइन है आपके पास, है ना, so if m rupee coins, m rupee coins and n 10 पैसे coins, अच्छा m नंबर ऑफ रुपीज कॉइन्स हैं और n 10 पैसे कॉइन्स आर प्लेस्ड इन अ लाइन, then probability that the extreme coins are 10 पैसे coins is, okay, सर इसमें बाकी का तो समझ आ गया, लेकिन जो एक्सट्रीम कॉइन्स अगर आइडेंटिकल है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्या? नहीं आइडेंटिकल होगा तो 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, डिफरेंट होगा तब 2 फैक्टोरियल आएगा ना, क्योंकि अगर डिफरेंट है तो आप पोजीशन चेंज करेंगे तो नया पॉसिबिलिटी बनेगी तो वो काउंट होगा, अगर आइडेंटिकल है तो कोई नया पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं अगर आप दोनों एक्सट्रीम को चेंज कर देते हैं। अच्छा आप ये कह रहे 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा कि नहीं होगा, एक मिनट, तो यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से m रुपी कॉइन है और n 10 पैसे का कॉइन है, तो दो टोटल m प्लस n कॉइन हो गया ना, अब प्लेस्ड इन अ लाइन, एक लाइन में आपने रख दिया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सट्रीम कॉइन्स आर 10 पैसे कॉइन्स इज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सट्रीम वाला 10 पैसे का कॉइन होगा, ओके चलो देखते हैं जरा। सो ये थर्ड जो है, जो एक्सट्रीम है वो फिक्स हो गया, 10 पैसे का ही कॉइन होगा, तो अगर आइडेंटिकल हम लोग कुछ लिखा तो है नहीं तो आइडेंटिकल लेके ही चलेंगे, है ना, m रुपीज़ कॉइन्स एंड 10 पैसे कॉइन हैं, प्लेस किया हमने, तो क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रीम कॉइन 10 पैसे कॉइन होना होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बोला यहाँ जो ये सोच रहा है, जो लॉजिक से इसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्चुअली, ये इस लॉजिक से सॉल्व किया है ना, कि हमारे पास n जो है 10 पैसे वाला कॉइन है, मतलब पैसे का कॉइन है, और m जो है रुपीज़ वाला कॉइन है, ठीक, तो टोटल m प्लस n है, तो वैसे सैंपल स्पेस में एक्सट्रीम वाला कोई भी हो सकता है ना, हमें बस इसका इसका सोचना है इन दोनों का, तो जैसे आप क्या करेंगे, टोटल m प्लस n है, चूज 2 हो जाएगा सैंपल स्पेस में, m प्लस n चूज 2, मतलब कोई भी दो कॉइन उठा लो टोटल में से, टोटल कॉइन तो मेरे पास m प्लस n है, तो एक यहाँ लास्ट दोनों एंड पे रखना है, कोई भी रख सकता हूँ मैं। अब ये पूछ रहा है कि जो लास्ट के दोनों कॉइन आप रख रहे हो वो 10 पैसे कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो 10 पैसे कॉइन कब होगा बताओ, किस सिचुएशन में होगा, जब वो दोनों इसमें से आया होगा n में से, हमने पहले दो कॉइन रैंडमली उठा लिए टोटल में से, सो nc2, इसको सॉल्व करेंगे से आंसर नहीं आ जाएगा, हो तो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे nc2, सो हमारे पास टोटल एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये इन्होंने किया है ना, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, तो जो आप सोच रहे हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो तो रहा है, देखिए जो आप सोच रहे हैं डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है एक्चुअली, तो यहाँ कॉइन एक्चुअली डिफरेंट ट्रीट किए गए हैं, m प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करेंगे आपको यही आएगा, और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया एक्चुअली, ठीक है ना, तो ये तो है, बताइए इसमें क्या डाउट है।
ठीक है जी अंजलि? हाँ जी सर। ठीक है। सर NC2 क्यों करेंगे NC2? हाँ, हमें एक्सट्रीम में कितने कॉइन रख सकते हैं? तो वो दोनों तो आइडेंटिकल हैं। नहीं, यहाँ आइडेंटिकल नहीं, एक्चुअली ना 10 डिफरेंट कॉइन्स हैं यहाँ पे। तो कई बार ना क्वेश्चन के हिसाब से सिचुएशन डिसाइड होता है। इनिशियली मैं सोच रहा था कि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होगा तो फिर सिचुएशन तो कुछ और हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 10 में से मुझे क्या करना है, सॉरी n कॉइन में से हमें 2 कॉइन चुनना था। यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि 10 अलग अलग कॉइन है एक्चुअली यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे 10 अलग अलग कॉइन है, उस 10 में से हम 2 चूज कर रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे ये मतलब है इसका कि मेरे पास टोटल m+n कॉइन्स हैं, ठीक है, m+n कॉइन टोटल है। अब मुझे एक्चुअली 2 कॉइन एक्सट्रीम वाला 10 पैसे का कॉइन चाहिए, तो हम 2 कॉइन रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास टोटल m+n ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ m+n ऑब्जेक्ट, तो m+n C2 हो गया। एंड अब वो पूछ रहा है कि दोनों क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों 10 पैसे वाला रहा होगा। तो उसके लिए ये जो है 10 पैसे वाले दोनों होने चाहिए, तब जाके NC2। तो इस क्वेश्चन का जो क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम तुमने कई बार फेस किया होगा कि क्वेश्चन डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है, कैसे बनाया, उस पर कई बार डिपेंड करता है। तो यहाँ जो पूछना चाह रहा है ना, ऑप्शन तुम देख के तुम्हें एक आइडिया लग रहा होगा, NCR NPR तभी लगता है, तो हर ऑप्शन में NCR NPR ही लगा हुआ है। तो NCR और NPR हम तभी लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से किया है। तो ऑप्शन देख के तो सही मार ही देते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन देख के तो पता चल जाता है। जी जी जी, सो वो थोड़े समझना पड़ेगा, क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पे, है ना। सो उसके हिसाब से है कि टोटल 10 पैसे के 10 n कॉइन थे, तो मतलब कुछ ऑप्शन देख के मैंने भी डिसाइड किया। वरना आप कुछ और करोगे ना, कई बार चीज़ें डिपेंड करती है जो क्वेश्चन बना रहा है उस पर, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपसे वो जानना क्या चाह रहा है। तो वो ऑप्शन देख के ही समझ आएगा क्या पूछना चाह रहा है वो, है ना। क्योंकि अब मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 5 को कई बार 4+1 भी लिख सकता हूँ, 3+2 भी लिख सकता हूँ, 0+5 भी लिख सकता हूँ, 5+0 भी लिख सकता हूँ। अब अगर एग्जामिनर चाह रहा आप 1+4 ही लिखो, तो आप कहोगे नहीं मैं 3+2 लिखूंगा, तो आप लिखो लेकिन गलत होगा, वो चीज़ें हैं। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको समझना है पूछा क्या जा रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं तरीका, लेकिन आपको उस पॉइंट पे वही करना होगा जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो उससे आपको लॉस उठाना पड़ेगा, ये चीज़ें। तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपसे पूछने की कोशिश की गई, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। और यही ट्रिक होता है वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअली, कि हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि पूछना क्या चाह रहा है, और एग्जैक्टली वही बताओ आप। अब कुछ और बताओगे तो मार्क्स कटेंगे, ये चीज़ ये गलत होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कोई लाइट पीछे से रिफ्लेक्शन कर रहा है, लाइट बंद कर देता हूं। हाँ, तो हाँ नेक्स्ट बताइए। तो कल हाँ चैट में है ना सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 के बाद 7th है, 7 देखते हैं चलिए। ऐसे सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में भेज दिया था, तो जो हमारे टीम के लोग हैं सॉल्यूशन बना रहे थे, एक बार देख लेना। वो 3 का है, उसने नाम 1 का लिख दिया है गलती से, लेकिन वो टेस्ट 3 का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो मैंने ऑफिशियल वाले ग्रुप में भेज दिए थे, सो उसको एक बार चेक कर लेना। तो ठीक है, 1 मिनट। ये बोल रहा हूँ जो ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ ना, ये मॉक टेस्ट 3 का सॉल्यूशन, तो मैं देख लेना। जब मैंने नहीं बनाए हैं, हमारे टीम में जो लोग हैं वो बनाए हैं, तो उसमें हो सकता है गलतियाँ हो, तो बताना अगर ऐसा होगा। बाकी मैं क्लास में डिस्कस कर ही रहा हूँ, फिर भी इसको अपलोड हो जाएगा और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना रखा है मैंने मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है ना।
लेकिन मॉक टेस्ट 3 का सॉल्यूशन है इसमें 1 लिखा रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 9th 7th एंड 9th। चलो पहले 7th पे आते हैं, क्या कह रहा है? ईच ऑफ द 3 आइडेंटिकल ज्वेलरी बॉक्सेस। अब देखो यहाँ आइडेंटिकल लिख दिया है तो आइडेंटिकल है ना, तो ईच ऑफ 3 आइडेंटिकल, सीक्वेंस का भी टेस्ट होगा। सीक्वेंस का नेक्स्ट टाइम से करवाता हूँ, गेट बैच में हुआ नहीं है तो इस वीक सीक्वेंस का ही होने वाला था, लेकिन सीक्वेंस जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तभी टेस्ट होगा, ठीक है ना। जब सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी खत्म हो जाएगी तब टेस्ट होगा सीक्वेंस सीरीज का। ये अभी दोनों बैच में जस्ट प्रोबेबिलिटी खत्म हुआ, इसलिए प्रोबेबिलिटी का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। जब सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा, अभी मैं चूँकि यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हूँ पुणे में, तो मैं कल परसों रिटर्न हुआ ना, हाँ परसों, तो 1 वीक में खत्म हो जाएगा सीरीज, तो उसके बाद फिर हम लोग उसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है ये? ईच ऑफ द 3 आइडेंटिकल ज्वेलरी बॉक्सेस हैज 2 ड्रॉर्स। तो 3 आइडेंटिकल ज्वेलरी बॉक्स है और क्या बोलना चाह रहा है कि इसके पास 2 ड्रॉर्स हैं। इन ईच ड्रॉर ऑफ द फर्स्ट बॉक्स, इन ईच ड्रॉर ऑफ द फर्स्ट बॉक्स, so each of the 3 identical jewelry boxes has 2 drawers। अच्छा, 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं और ईच बॉक्स के पास 2 ड्रॉर है, ये बोलना चाह रहा है। सो 3 ज्वेलरी बॉक्स हैं और ईच बॉक्स में 2 ड्रॉर हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि इन ईच ड्रॉर ऑफ द फर्स्ट बॉक्स देयर इज अ गोल्ड वॉच। इन ईच ड्रॉर ऑफ द फर्स्ट बॉक्स, पहले बॉक्स के हर ड्रॉर में एक गोल्ड वॉच है। इन ईच ड्रॉर ऑफ द सेकेंड बॉक्स देयर इज अ सिल्वर वॉच। In one drawer of the third box there is a gold watch, while in the other there is a silver watch। ओके, तो मतलब पहले ड्रॉर में ये बोलना चाह रहा है कि दोनों ड्रॉर में एक एक गोल्ड का वॉच है, ऐसा बोलना चाह रहा है फर्स्ट बॉक्स में। सेकेंड बॉक्स में जो है हमारे पास, दोनों में इन ईच ड्रॉर ऑफ द सेकेंड बॉक्स देयर इज अ सिल्वर वॉच, दोनों में एक एक सिल्वर वॉच है। इन वन ड्रॉर ऑफ द थर्ड बॉक्स, है ना, तीसरे बॉक्स के 1 ड्रॉर में, सो इन 1 ड्रॉर ऑफ द थर्ड बॉक्स देयर इज अ गोल्ड वॉच, ठीक है। एक में गोल्ड है, एक में सिल्वर है। इफ वी सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम, मेरे पास 3 बॉक्स है ना। सो इफ वी सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम, ओपन वन ऑफ द ड्रॉर्स, पहले 3 बॉक्स में से एक बॉक्स चुना, फिर उसमें से एक ड्रॉर हमने ओपन किया, एंड फाइंड इट टू कंटेन अ सिल्वर वॉच, बता दिया कि उसमें सिल्वर वॉच है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि देयर इज द अदर ड्रॉर हैड अ गोल्ड वॉच? इसमें क्या डाउट है भाई? किसका डाउट? अमित का क्या डाउट है आपको इसमें? सर वो थोड़ा लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रहा है, आप समझ गए? तो बार बार पढ़ो ना, जैसे एक बार समझना है, दोबारा पढ़ो, तीबारा पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ो, 10वीं बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक ये समझना है। घर पे तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, घर पे तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हो। और यही स्किल एग्जाम में तुम्हें कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वरना जैसे अभी क्वेश्चन देख के तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रहा है सॉल्व करने की, एग्जाम में यही सिचुएशन आएगी, सेम सिचुएशन आएगी। तो घर पे तो एटलीस्ट जिद करके तब तक ट्राई करो जब तक ये सॉल्व ना हो जाए, या एटलीस्ट हार ना जाओ, तब तक ट्राई करो। ये नहीं एक बार पढ़े और छोड़ दिए। समझ आ गए? कर लोगे अब? हाँ हाँ करो उसको, ये है। उसको ट्रांसलेट कर लो ना, वो चीज़ें। तो और मुझे भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आता, जितना आपको आता उतना ही मुझे आता, बस आप रिपीटेडली पढ़ो, कोशिश करो समझने का, हो जाएगा। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। जो 9th क्वेश्चन है कि जी क्या कहना चाह रहा है ये? किसका माइक ऑन हो गया? सर इसमें जो अर्न 3 है उसके अंदर टोटल 7 बॉक्स, टोटल 7 हाँ बॉल्स हैं। बॉल्स,
लेकिन अगर टोटल 5 बॉल्स होती तो आंसर आता 2/9। अच्छा, हो और सकता है। यहाँ तो हो सकता है मिस्टेक किया हो, 2 3 4 1, तो हो सकता है 3 2 रहा हो, 3 व्हाइट 2 ब्लैक, जो कि लिखने में गलती किया हो, ऐसा हो सकता है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। सर थर्ड में अगर 7 रहेगा ना तो फर्स्ट वाला आएगा, मतलब वो 14/57 कुछ आ रहा था, इतना अच्छा याद नहीं है बट वो 14 कुछ आ रहा था। चलिए 14/57 आ रहा था। अच्छा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, तो हो सकता है ना, क्योंकि देखो पहले बॉक्स में 2 व्हाइट 3 ब्लैक है, दूसरे बॉक्स में, तो अर्न मतलब बॉक्स मान लो, दूसरे में 4 व्हाइट 1 ब्लैक, 5 5 दोनों में, तीसरे में चलो ऐसा होगा 3 व्हाइट 2 ब्लैक होगा, मुझे ऐसा लगता है, जैसा आप कहना चाह रहे हैं वही होगा, ये लिखने में गलती किए होंगे। देख लेते हैं। एन अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी व्हाइट। तो फिर से बेस में क्वेश्चन है ये, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अर्न वन वाज सिलेक्टेड। आई थिंक अगर आपने ट्राई किया होगा, सो 3 व्हाइट 2 ब्लैक करके किया आपने अंजलि, तो उससे आगे आंसर। यस सर। हाँ तो 3 हाँ, व्हाइट 2 उससे भी ही होता। बी आएगा। यस सर, उस उससे भी आएगा। हाँ अगर बी आएगा, 3 व्हाइट 2 ब्लैक कर दो, तो ये लोग कैसे वेरीफाई करते हैं आंसर। तो चलो एक बार मैं वेरी आसान क्वेश्चन ये करके दिखा देता हूँ। तो 9th में मिस्टेक तो मुझे भी लग रहा है 5 5 ही है, तो पहले बॉक्स में है ना 4 व्हाइट, सॉरी, सो यहाँ पे 2 व्हाइट 3 ब्लैक है, दूसरे में 4 व्हाइट 1 ब्लैक है, सो 2 व्हाइट 3 ब्लैक, 4 व्हाइट 1 ब्लैक, 3 व्हाइट 2 ब्लैक, तीसरे में 3 व्हाइट 2 ब्लैक होगा। सो अब इसने कहा इवेंट ए गिवन है, पहले आपने एक बॉक्स सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाले, और बता दिया कि जो बॉल आया वो एक्चुअली बॉल ड्रॉन इज वाइट, ये मुझे बता दिया। सो क्या प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, E1 मान लेते हैं कि हमने अर्न 1 सेलेक्ट किया, E2 ले लेते हैं, अर्न 2 सेलेक्ट किया, E3 ले लेते हैं, अर्न 3 सेलेक्ट किया, ठीक, 2 और 3 ले। अब यहाँ से जो होगा हमारे पास कि E1 गिवन A आपसे पूछा है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 अपॉन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A गिवन E3, यही है। अब इसको पुट कर लो, तो इससे करके देख लेते हैं। E1 A 1/3 हो जाएगा, अगर फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना हो तो वाइट आने का 2/5, फिर यहाँ 1/3 फर्स्ट बॉक्स का 2/5, 1/3 दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किया तो वाइट 4 है 5 में से, तीसरा 1/3 तीसरे में 3 वाइट है 5 में से, ठीक। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 सब में से आउट और 5 5 5 सब में आउट, तो 4 2 6 3 9, 2/9, तो यही करेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ, सही कह रहे हैं आप। तो इसमें जो होगा थर्ड अर्न, सो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ ना, सो इसने सॉल्यूशन में चेंज किया है कि नहीं, कौन सा 9th क्वेश्चन देखा जरा, इसने क्या किया है, इसने 3 4 से या 2/9 भी ले आया है, गजब है। अरे यार, 54 से 14/57 आ रहा था सर। नहीं नहीं, सॉल्यूशन जो मैंने भेजा है इसमें इसने लिखा है अर्न 3 3 वाइट 4 ब्लैक, और आंसर इसने क्या कर दिया, 3/5 कर दिया, हद है। तो
7 का भी सॉल्यूशन उसने स्टेप गलत लिया हुआ है। अच्छा, हाँ उसको बताना पड़ेगा। तो ठीक है। तो आइए, ये हो गया ना, तो इसमें जो करेक्शन था हो ही गया 9th में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 9 हो गया। 7 9 के बाद अगला क्वेश्चन है 12, है ना, 12 14। ओके, 12 14, 12 14, हाँ। तो 12 14 जो है, सर 12 छोड़ दीजिए, 12 छोड़ दीजिए। ठीक है 14 पे आते हैं फिर। तो 14 है, 14 17 18, है ना, 14। तो 14 वाला क्वेश्चन देखिए जी। 14 कह रहा है कि an urn contain, अच्छा 14 इसका डाउट, ठीक है। an urn contains 10 balls numbered 1 through 10, ठीक है। 5 balls are drawn at random and without replacement। 5 बॉल एक साथ ड्रॉ किया तो विदाउट रिप्लेसमेंट। ए इवेंट है कि एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्ड बॉल्स आर ड्रॉन and they occur on the odd number drawn from the urn। what is the probability? क्या डाउट है इसमें जी अंजलि? सर इसमें मेरा आंसर 5/63 आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसने कहा है कि एक अर्न है, 10 बॉल है और सब पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक लेबल किया हुआ है, ठीक। अब 5 बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो बिना रिप्लेसमेंट के, और इवेंट है कि एग्जैक्टली तो मेरे पास जैसे एक क्वेश्चन नंबर 17 है ना, तो 14 है शायद, 14। तो 14 कह रहा है कि आपके पास बॉल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक है। अब आप क्या कर रहे हो, इवेंट ए है तो आप 5 बॉल ड्रॉ कर रहे हो एट रैंडम बिना रिप्लेसमेंट के। अब बोल रहा है कि इवेंट आपसे जो बोला गया है, बोला गया है कि एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर बॉल्स आर ड्रॉन एंड देन दे occur in the odd numbered drawn from the old। सो एक तो 2 ऑड नंबर्स आया एंड दे occur एट ऑड ड्रॉ, ठीक है ना, ऑड ड्रॉ। तो पहले तो 10 में से 2 बार आएगा और ऑड पे आएगा। तो देखिए, तो हम पहला बॉल ड्रॉ करेंगे, दूसरा ड्रॉ करेंगे, इस तरह से 10वां ड्रॉ करेंगे। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, इस तरह से है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है मुझे, क्वेश्चन है 2 ऑड आया, एक तो ये फिक्स है, और दोनों ऑड पे आया। तो इसका ये मतलब हुआ एक्चुअली कि आपके पास, 135 पे हाँ 135 ड्रोन पे वो 2 आएगा। 1 3 5 7 9 इनमें से भी आ सकता ना कहीं भी। नहीं 5 ही करना है ना। हाँ, तो 5 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, 5 में से 2, 5 ड्रॉ में 2 ड्रॉ क्या होंगे? तुम्हें क्वेश्चन समझ आया है? पढ़ो फिर से। 5 बॉल ड्रॉ किया मैंने, एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्स बॉल आएगा, 2 बॉल आएगा, इसमें ऑड नंबर लिखा होगा, ठीक है, और वो ऑड ड्रॉ पे ही आएगा। तो पहला, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, सॉरी 11वां था ही नहीं, तो 1 3 5 7 9 इन ड्रॉ पे 1 3 5 7 9 इनमें से कोई एक लिखा हुआ बॉल आएगा, पहली बात। तो सारे बॉल्स भी डिफरेंट है
और ड्रॉ का ऑर्डर भी फिक्स कर दिया इसने, चेक करो। चलो भाई, तो देखो अब ध्यान से। सो आपको ये बताना है कि ठीक है ना, तो 1 3 5 7 9 फर्स्ट ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, फिफ्थ ड्रॉ, सेवेंथ ड्रॉ, नाइन्थ ड्रॉ, इनमें से 5 ड्रॉ में किसी 2 ड्रॉ पे ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे करता हूँ इसको, अभी रैंडमली मैं 1 बाई 1 ही करता हूँ। सो पहले ड्रॉ पे 2 ऑड नंबर आएगा, ठीक है ना, ऑड ड्रॉ पे ही। तो पहले ड्रॉ पे ऑड आने का क्या है, ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले पे ऑड तो आएगा ही नहीं, पहले पे इवन आएगा। हाँ नहीं, नहीं और ही 1 पे कितने ऑड नंबर है आपके पास? सो ऑड है ना, कोई एक आएगा ना, 5 बचे 10, 5 ऑड वाले हैं ना। दूसरे ड्रॉ पे तो इवन ही आएगा। इवन कितना है? 5/9 तो इवन है 5, नहीं 5/9 क्यों आएगा? पहले इसका काम कर लो, 1 3 रैंडम है क्योंकि रैंडम है तो 5/9 इवन का। हाँ मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है, लेकिन दूसरे पे कुछ भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि। नहीं जरूरी है इवन ही आएगा, और तो आएगा नहीं उस पे, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने बोला है सिर्फ ऑड पे ही आएगा ऑड, नहीं ऐसा थोड़ी इवन पे कहा नहीं है, आएगा। ऐसा कहाँ कहा है ऑड हाँ पे ऑड आएगा? इसने कहा है कि 2 ऑड नंबर आएंगे और वो ऑड पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बाकी 3 तो कहीं भी जा सकता है। 2 नंबर ऑड पे आना है खाली, इवन पे ऑड भी आ सकता है। क्वेश्चन सही समझो एक बार। उसने कहा है कि तुम्हारे पास, फिर से पढ़ लेता हूँ, हो सकता है मैं भी गलत समझ रहा हूँ, पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। एक अर्न है, 10 बॉल है हमारे पास, है ना। ध्यान से एक बार में 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, तुम मुझसे देखो, यही मैं ही करता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई वो थोड़ी बहुत मुश्किल है चीज़ें हैं, बस तुम सही से समझना है, सही से वर्ड प्रॉब्लम सही से इंटरप्रेट करोगे तो आंसर सही आएगा। इसने कहा है 5 बॉल ड्रॉ किया बिना रिप्लेसमेंट के, ए इवेंट है, 2 बॉल ऑड नंबर का आएगा, ठीक। एग्जैक्टली, अच्छा एग्जैक्टली 2 बॉल, एक मिनट, हाँ एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर बॉल आएगा एंड दे अकर ऑन ऑड नंबर ऑफ अर्न पे। तो हम 5 बॉल ड्रॉ कर, अच्छा ड्रॉ हम 10 नहीं कर रहे, एक मिनट, वो मैंने, हाँ तुम सही कह रहे थे ना, वो मैंने अभी ज़्यादा लिख दिया। सो एक मिनट, है ना, तो क्वेश्चन इसे बार बार पढ़ना, मैं गलत समझ रहा था, अभी ठीक से पढ़ते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, है ना। सो एक बार फिर से देख लो, हमने 10 में से 5 बॉल ड्रॉ किए, मैं 10 के 10 ड्रॉ कर रहा हूँ। सो 10 बॉल है, 110 लिखा हुआ है, 5 ही ड्रॉ किया मैंने, और हमने 5 ड्रॉ किए। तो ये जो लिख रहा हूँ ना, मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये ड्रॉ है, फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, ये ड्रॉ है मेरा, ये बॉल्स था, है ना ये। और ये ड्रॉ जो हो रहा है इसको मैं ऐसे बॉक्स से लिख रहा हूँ, फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब समय ना, ठीक है। अब इसने कहा है कि 5 में से सिर्फ 2 ऑड आएगा, ठीक है ना, और वो ऑड पे ही आएगा, तो 1 3 5 में से, ठीक है, तुम जो कह रहे थे सही कह रहे थे, ठीक है ना, उसको सही से लगाते हैं अब। तो यहाँ से आ गया 1 3 5, तो पहला पे तो ऑड ही मान लो, चलो पहले पे ऑड फिक्स कर देते हैं अभी, कि पहला और तीसरा पे ऑड आए, बाद में हम केसेस काउंट कर लेंगे, ठीक। तो पहला पे ऑड आने का क्या चांस है? 5/10। दूसरा पे इवन ही आएगा, है ना, उसने कहा है कि 2 ही आएगा ऑड, और वो ऑड नंबर पे ही आएगा, दोनों केस है, ठीक है ना। सेकंड पे इवन आएगा तो 5/9। इवन कितने हैं? 5 है 9 में से। थर्ड पे फिर मान लो ऑड आ गया, तो 4/8। यस चौथे पे इवन आएगा, 4/7, है ना। और 5वें पे इवन आएगा 3/6। चेक करो, ठीक है। सर ऐसे ही बनाए थे आंसर, आ गया था मेरे एग्जाम में। हाँ देखो आ जाएगा, देखते हैं। तो
वो सही से ट्रिक पकड़ना, मतलब वर्ड्स को ना मैं बोल रहा हूँ जैसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपको पकड़ना पड़ेगा। सर जैसे इसमें 3 केस बनेगा, पहला वाला हाँ केस में ऑड को डालेंगे पहला और तीसरा में, दूसरा वाला केस में डालेंगे पहला और पांचवा में, जी जी और जी। तीसरा वाला केस में ऑड को डालेंगे तीसरा और पांचवा में। तो अभी जो मैंने किया पहला ऑड आया और तीसरा ऑड लिया मैंने, ये मैंने ऑड लिया है और ये ऑड लिया, बाकी 3 पे इवन आया है, ठीक है, तो इसलिए 5 सही है 4 3 हुआ है। अब ऐसा ही जैसे आप कह रहे हो 1 5 फिर 3 5, इस तरह 3 केसेस हैं इसके, सही बात है, 3C2 कोई 2 है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ जो नंबर्ड है ना ये लेवल्ड है एक्चुअली, तो लेवल्ड है तो आपको समझना पड़ेगा लेवल्ड भी है ना ये, इससे क्या आंसर आएगा? सर। 5 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, हाँ हाँ तो इसी तरह से सर जैसे आप बनाए पहला वाला केस, वैसे सेकंड थर्ड 2 केस को और लेके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाता तो है। वही कर दिया ये ना, 3 से 3 इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर दो, होगा। सेम बात है 3 नहीं से। नहीं सर, नहीं अलग बात हो जाएगा, क्योंकि इवन अलग होता, इवन घटता जाएगा, पहले ऑड अगर पहले उठा लेंगे तो ऑड का नंबर घट जाएगा, तो तीनों केस में अलग अलग आएगा नहीं फ्रैक्शन। नहीं इससे भी आंसर वही आएगा वैल्यू तो सेम ही होगा तीनों का। वो हाँ 3 मल्टीप्लाई सही है, वो नहीं बात सेम ही बराबर है, वो होगा। जो कह रहे हैं वही बात है, लेकिन आप करोगे अगर अमित तो वही बनेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो ऑर्डर, क्योंकि वो हम्म, डिनोमिनेटर सेम ऑर्डर में रहेगी, बस न्यूमरेटर का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नंबर सही रहेगा। तो आप करके देखो कितना आता हाँ है, सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है हम ना? तीनों अलग अलग लिए थे, लेकिन देख हाँ रहे हैं अभी सेम कि ही है। वो नंबर्स आपके सेम ही रहेंगे, बस ऑर्डर अलग अलग, मतलब आगे पीछे होगा बस। तो इससे करके देखो कितना आता है। सर 2 केस तो, एक 1 3 3 5 और थर्ड कौन सा बनेगा? 1 5 15। है ना, 3 पोजीशन है ना ऑड वाला, 1 3 5, तो 2 ही जगह ऑड आना चाहिए मुझे, तो 1 3 हो सकता है या 1 5 हो सकता है या 3 5 हो सकता है ना? ठीक है सर, वो थर्ड वाला मैंने नहीं लिया था इसलिए हाँ मैं। तो इससे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, आंसर मैच करना चाहिए, है ना? तो यहाँ 3 2 जा 6, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, चलो 2 से काट दो, 2 4 ठीक, 3 से 3 3 जा 9, 5 से 5 दूने 10, 5/6 आ गया कुछ। चलो नेक्स्ट। 17। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और, 5/42 है, कहीं छोड़ा है कुछ मैंने? चेक करो यहाँ पे कहाँ छोड़ा है। अच्छा 7 छूट गया, सॉरी, हाँ ये 7, 7 दिया हाँ सर। 7 कट गया, कटा नहीं ना, 7 तो बचा हुआ है, ये 7 बचा हुआ है अभी, तो ठीक है, वो मैंने गलत लिखा ना, ये 3 और 7 बचा है यहाँ से, सॉरी 3 7 2 ना, डिनोमीटर बचा है और ऊपर आपका 5 बचा हुआ है, ठीक है। हाँ मेरा सर 3 गुना टाइम लग गया। हाँ कोई बात नहीं, देखो सीखते हैं ऐसे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी ऐसे सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस करते ना, ये सब एग्जाम में जब पूरे साल सीखोगे तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, ये है। तो चलिए अगला क्या था, 14 के बाद आई थिंक 17 है, राइट, 17 देखते हैं, 17 18, तो 17 पे आते हैं। सो 17 कह रहा है कि अ स्टूडेंट अपीयर्स फॉर टेस्ट 1 2 3, द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इफ ही पासेस आइदर इन टेस्ट 1 3, अच्छा स्टूडेंट सक्सेसफुल माना जाएगा अगर वो पास होता है किसी एक में भी, 1 3 5 में, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है PQ हाफ रेस्पेक्टिवली है, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी दे रखा है पास होने का। if the probability the student is successful is half, then अच्छा तो कह रहा है अगर प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट सक्सेसफुल है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है तो क्या होगा, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ना लैंग्वेज में ये है, हाँ लैंग्वेज थोड़ा एरर इसने है। इशू किया है, थोड़ा इफ क्लियर। ही हाँ passes in 1 and either 2 and 3, 1 होगा ही passes, फर्स्ट इज कंपलसरी है और सेकंड थर्ड में एक पास होना है। अच्छा ऐसा कहाँ देखा आपने, ऑनलाइन ये भी देख आइदर सकते वर्ड यूज हुआ है ना, आइदर वर्ड यूज हुआ है। नहीं नहीं, आइदर इन टेस्ट 1 2 और 3, तो किसी एक में भी पास हो गया, इसका मतलब एटलीस्ट 1 से है एक्चुअली, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी एक एटलीस्ट 1 टेस्ट में पास हो गया तो उसको पास माना जाएगा। अब बता रहा है कि सॉल्यूशन में सर, तो सॉल्यूशन में दूसरे ढंग से दिया है, उसमें तो वही दिया है कि फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड। हाँ तो उसने गलत बनाया, मैं अभी चेक करता हूँ फिर उसका सोल्यूशन देखता हूँ उसने क्या किया है। ये तो सब देख लीजिए दोनों तरीके से। पहले अपना सॉल्व कर लेते फिर इसका देखेंगे। हाँ तो
तो देखो अभी पहले ट्राई करते हैं। तो इसने क्या कहा है कि देन फॉर प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सक्सेसफुल हाफ है, तो यहाँ सक्सेसफुल मान लो मैं ले लेता हूँ E1 का मतलब बोल देता हूँ पासिंग इन एग्ज़ाम 1, ठीक, एग्ज़ाम 1 में, ये 1 टेस्ट 1 में बोल दो, टेस्ट 1 में। E2 का मतलब पासिंग इन टेस्ट 2, E3 का मतलब बोल देते हैं पासिंग इन टेस्ट 3। तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है सक्सेसफुल रहेगा वो, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ क्वेश्चन में है। और सक्सेसफुल को कैसे डिफाइन किया है कि किसी भी एक एग्ज़ाम में पास हो गया, एटलीस्ट 1 एग्ज़ाम में, तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब तीनों एग्ज़ाम इसमें ना थोड़े से है ना, इसमें थोड़ा और क्लैरिटी देना चाहिए कि तीनों एग्ज़ाम में पास होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और स्टूडेंट अपीयर्स फॉर द टेस्ट दिस, 3 अलग अलग टेस्ट है ना, तो पास होना तीनों में इंडिपेंडेंट बोलना चाहिए उसको। देखो तो यहाँ से आएगा कि ये बनाया जिसने उस पर डिपेंड करे क्या बनाना चाह रहा है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो ये 17 है ना, तो इसका मतलब 1 माइनस अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1/2। तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो E1 कॉम्प्लीमेंट E2 कॉम्प्लीमेंट E3 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1/2 ही आ जाएगा। और क्या क्या वैल्यू दे रखा है इन लोगों ने, PQ हाफ, ओके। तो यहाँ होना चाहिए 1 माइनस P 1 माइनस Q हाफ बराबर हाफ। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस P इंटू 1 माइनस Q बराबर 1, ओके है, देख लो एक बारी। अब यहाँ से क्या होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट हाफ हाफ कट गया ना, 1 हो गया। तो इसको थोड़ा और खोलेंगे तो क्या होगा, ओपन भी कर सकते हैं, या अगर फैक्टराइज किया ना, दो नंबर का प्रोडक्ट हाफ है, तो अब तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो बताओ कितने सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि तीनों में पास होगा तब वो पास सक्सेसफुल होगा। नहीं नहीं, यूनियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट आइदर हाँ एटलीस्ट 1 में पास हुआ ना, इसका मतलब एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक एग्जाम में पास हो रहा है, एटलीस्ट 1 पास इन एटलीस्ट 1 एग्जाम। तो आइदर का मतलब यहाँ सेट थ्योरी में यही होता है, इंग्लिश नहीं है। सर तो ठीक है सर, ये वाले केस से नहीं आएगा। तो यहाँ से करते हैं, अब इसको खोल भी सकते हैं, मैं खोलूंगा तो आएगा, जैसे मैं खोल देता हूँ। तो 1 इंटू 1 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस पी क्यू बराबर 0। अभी देखो ये आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे p प्लस क्यू बराबर p इंटू क्यू, यही क्वेश्चन आ गई। अब यहाँ पे ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे मान लो p 0 है q 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन देखो हम चूंकि सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा पूछा क्या उस पर डिपेंड करेगा, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ऐसे भी इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता कभी भी, है ना। आप सिस्टम कोई भी थ्योरी लगा के देखो, क्योंकि कम से कम दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, दो वेरिएबल में, तो कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए हमें। एक इक्वेशन कभी यूनिक सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं ना, तो एक बदलेगा दूसरा चेंज हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे बट क्वेश्चन है क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है ना। दोनों में का प्रोडक्ट 1 हो रहा है, और सो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा आंसर क्या क्या है कि पी क्यू दोनों 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, देन, अच्छा देन कह रहा है, इफ नहीं कह रहा है, इफ कहता तो काम भी हो जाता है ना। ये देन बोल रहा है कि देन क्या होगा, मतलब उस इक्वेशन सोल्यूशन पूछ रहा है। इफ होता ना तो इफ में है कि इनमें से जो भी सेटिस्फाई कर जाए काम हो जाता, लेकिन ये देन कह रहा है, देन क्या होगा। सो देन का मतलब है, हालांकि p बराबर 1 q बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, एंड देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो मुझे भी तो ऐसे ही लग रहा है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी नहीं होगा, मुझे लगता है कि सिर्फ डी होना चाहिए। देख लेते हैं थोड़ा डिस्कस करके, देखो क्योंकि इसे देन p कहा है ना। इक्वल टू 1 सर, p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 0 कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? ये वाला इक्वेशन अगर आप देखें अच्छा जो नहीं नहीं, एक मिनट एक फैक्टराइज्ड मिनट, फॉर्म में लिखे हुए हैं, ओ हाँ हाँ, यहाँ से क्या होगा फिर, p इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो LHS 0 हो जाएगा, RHS 1 है, हाँ सेटिस्फाई तो प्रोडक्ट नहीं कर वाले रहा, फॉर्म में सही बात, देखेंगे। सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, सही कह रहे हैं। तो यहाँ से हाँ वो तो जीरो हो जाएगा ना, सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन निकालना हमें, हमें p प्लस क्यू बराबर पी क्यू का सॉल्यूशन ढूंढना है। ऐसा कोई दो नंबर बताओ
0 से 1 के बीच का, जिसको हम अगर एक तो p बराबर 0 और q बराबर 0, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, या तो p 0 हो जाए या q 0 हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना, देख लो। नहीं, या q नहीं, दोनों 0 होगा तो ओके, दोनों 0 होगा तभी होगा। एंड हो जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि पी क्यू दोनों 0 हो, ये है। और कोई सॉल्यूशन हो सकता है इसका? हो सकता है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? इसका सॉल्यूशन देखिए ना, सॉल्यूशन अलग ढंग से 2p बराबर पी स्क्वायर, तो यहाँ से p बराबर या तो 0 है या p काट देते हैं, p बराबर 2 है, तो 2 तो हो नहीं सकता है, 0 ही होना पड़ेगा। एक मिनट भाई, ऐसे कैसे कर रहा है? तो उसने तो अपने हिसाब से कर दिया होगा, मैं देखता हूँ। तो ये लग रहा है 0 0, और तो कुछ लग नहीं रहा है सर। हाँ, इसमें क्या किया, 17, ठीक है। इसने क्या किया, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसने कुछ और ही किया है ना, इसने तो कुछ और ही किया है ना। यस सर। हाँ, इसमें ए एंड बी और सी। नहीं नहीं, सर ए बी दोनों में पास हो या ए सी दोनों में पास हो। इसने ऐसा क्यों लिया? इसने ऐसा लिखा नहीं है कि सर पहला दूसरा में पास हो या पहला तीसरा में पास हो, नहीं, तो यही ऐसा क्वेश्चन दोनों में को थोड़ी ऐड। कह रहा है, वो तो उसने सॉल्यूशन वैसे बना दिए, क्वेश्चन ऐसा थोड़ी कह रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, क्वेश्चन में थोड़ा ना वो कट किया होगा। कह रहा है कि स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इफ ही पासेस आइदर इन टेस्ट 1 2 3, आइदर इन 1 और ए 2 और प्लस बी इक्वल टू ए बी का कोई सॉल्यूशन 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक ही सॉल्यूशन है 0 और दूसरा 2। 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। नहीं नहीं, p बराबर q पे ये किया मैंने, तो p बराबर q के लिए हमने किया है सो x प्लस वाई और x इंटू वाई का। अच्छा, वैसे भी देखते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन, तो जैसे ये p एक्सिस है और ये q एक्सिस है, तो आप जब बनाएंगे p प्लस क्यू का ग्राफ, तो p प्लस क्यू है ना, x प्लस वाई का ग्राफ बना लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर समथिंग, तो जो भी ग्राफ आएगा वो ये पैरेलल लाइंस आएंगे, है ना, x प्लस वाई बराबर समथिंग, ये लाइंस आएगा। और p इंटू क्यू बराबर समथिंग लोगे तो वो ये ग्राफ आएगा। तो यस सर। इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर लाइन फिक्स कर लो, तो कितनी बार कट कर सकती है इसको? 2 बार तो कट कर सकती है। यस सर, 2 बार कट करेगी, लेकिन 1 1 के ऊपर ही कट करेगी। कोऑर्डिनेट 1 1 के ऊपर ही कट करेगी। यस सर, रेंज के ऊपर जाएगा वो। सो क्योंकि दिक्कत ये है ना, जब p प्लस क्यू जो होगा वो हमेशा p से ज़्यादा होगा, और ये जो p इंटू क्यू होगा हमेशा p से कम होगा एक्चुअली, क्योंकि q पॉजिटिव है ना, 0 से 1 के बीच का नंबर जब मल्टीप्लाई करोगे तो किसी की वैल्यू 1 से कम ही आएगी, क्योंकि और ये p से ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू p से ज़्यादा है, ये p से कम है, दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? तो एक ही पॉसिबिलिटी है जब 0 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो देन इसके ना इसने क्या लिखा हुआ है, इसमें करेक्शन करवाना पड़ेगा। तो पी क्यू दोनों अगर हाफ 0 हो जाए तो काम हो जाएगा ना, 1 पे तो नहीं होगा, पी क्यू दोनों 1 हो गया तो नहीं, 0 चेंज होगा एक ऑप्शन। पी क्यू बराबर दोनों 0 हो जाए तब जाके हो सकता है। इसको बोलता हूँ 17 का सॉल्यूशन चेक कीजिए। तो तो टेस्ट में बहुत कम क्वेश्चन रहता है।
नहीं नहीं, अभी यूनिट वाइज टेस्ट है, 30 क्वेश्चन का ही ठीक है। अब क्या 100-200 क्वेश्चन थोड़ी देगा, अब यूनिट वाइज 30 क्वेश्चन काफ़ी है। तो 30 क्वेश्चन इनफ है। यूनिट वाइज फुल लेंथ में 60 होगा, अभी फुल लेंथ मतलब फुल सिलेबस का जो आएगा। यूनिट वाइज 30 ठीक है, आधा 1.5 घंटे का है, क्योंकि कुछ लोग कॉलेज में जाते हैं ना, उनको और भी टाइम चाहिए। तो बाकी आप असाइनमेंट कीजिए, ड्राइव में इतने असाइनमेंट्स पड़े हो, आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर कम पड़े तो आप गुप्ता कपूर वाली बुक उठाइए, उसका पहला चैप्टर खोलिए जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, उसमें इतने सारे एग्जाम्पल एक आइए, सॉल्व कीजिए। इतने दुनिया में बुक्स हैं, अगर आपको लगे क्वेश्चंस कम हैं तो कोई हर बुक में क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कॉमन ही होंगे बट बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो दुनिया भर की इतनी बुक्स हैं, आप बुक्स उठाइए, उसका सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगे कम क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस के लिए आप बुक कोई भी उठा के, गुप्ता कपूर वाली बुक है, उधर रॉस वाली बुक है ना, फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, और बहुत सारी बुक्स हैं, इतने रोहतगी की बुक है, आप बुक सॉल्व कीजिए अगर आपको लगे क्वेश्चन कम है। ड्राइव में हालांकि बहुत क्वेश्चन है, ड्राइव में भी कम पड़ जाए तो बुक सॉल्व कीजिए। टेस्ट तो जस्ट आपके उसके लिए है कि आप देखो कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो हर संडे अभी टेस्ट हो रहा है एक यूनिट वाइज, तो इसका आंसर होगा P0 एंड Q0, ये होगा दोनों ये। और दूसरा पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रहा कि P बराबर Q बराबर 0 ही होना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें ना P, क्योंकि अब क्या ही हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर, एक यहाँ भी देख सकते हैं ना कि ये 1 कब आएगा, 2 नंबर है, अब ये 0 से 1 के बीच के, 0 से 1 के बीच का नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे 1 से कम हो जाएगी। पता क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर P 0 से 1 में है और Q 0 से 1 में है, सो 1 माइनस P भी 0 से 1 में होगा, 1 माइनस Q भी 0 से 1 में होगा। बड़ी बात ये है कि अगर तुम 0 से 1 के बीच के नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो 1 से कम हो जाएगी, चेक करके देखो, कभी 1 नहीं आ सकती। और 1 माइनस P इंटू 1 माइनस Q हमेशा 1 से कम हो जाएगी। तो इसकी सर एक ही, हमको लगता है सर क्वेश्चन में ही थोड़ा ना मिसप्रिंट है, आंसर सॉल्यूशन सही दिया हुआ है उसका, कि वो लिया है कि ए पहला वाला में पास हो और दूसरा या तीसरा में से एक एग्जाम में पास नहीं हो। नहीं, एक्चुअली आपका क्या है कि आप चूंकि सॉल्यूशन से कन्विंस हो गए हो, इसलिए आप क्वेश्चन चेंज करना चाहते हो, बात वो भी सही है। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं आंसर चेंज कराऊं या क्वेश्चन चेंज कराऊं। तो आप भी जो करो वो भी ठीक है, तो या मैं क्वेश्चन चेंज करवा दूं, सॉल्यूशन ओके है, या मैं उसका ऑप्शन चेंज करवा दूं, तो दोनों रास्ते हमारे पास है। तो ये है, तो बाकी चूंकि आप सॉल्यूशन से कन्विंस्ड हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, वो चीज़ है। अदरवाइज वो भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ पी क्यू लेस देन 1 होगा, P माइनस क्यू लेस देन 1। तो ये जो 1 माइनस P और 1 माइनस Q इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब 1 माइनस P को 1 होना पड़ेगा, 1 माइनस Q को 1 होना, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो P बराबर 0 होना पड़ेगा, Q बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन होगा P बराबर 0 एंड Q बराबर 0, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा P बराबर 0 एंड Q बराबर 0। सो इसका चेंज करवा देता हूँ। हाँ 18 देखिए सर उनको। रुको, तो यहाँ पे रुको, अभी 17 हो गया ना, 17 का सो हाफ तभी होगा जब ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो 18 था, 18 देख लो। अभी टेस्ट होगा, एक बार सिलेबस और रफ्तार में आ जाए ना पूरा कंप्लीट, फिर डेली एक एक टेस्ट होगा, 3-3 घंटे वाला होगा, तुम देते रहना, कुछ कोई दिक्कत नहीं। अभी सोच चुकी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है, तो इसीलिए अभी हम बहुत फास्ट नहीं जा रहे हैं। वो तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा आपका। आइए 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्या कह रहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 9 times independently. X be the number of heads and Y be the number of tails, ठीक है। Determine exactly of the following quantities, ये क्या मतलब है? तो मतलब आपसे, सर हाँ बोलो। ऑप्शन बी वो नहीं आया था सर। तो आपको ये पूछना है डिटर्मिन एग्जैक्टली ऑन द एग्जैक्टली ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वही पूछना है कौन सा करेक्ट है, ये पूछना चाह रहा है। तो कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है आपको ये देखना है। तो इसमें क्या तुम्हें बी में गलती आ रहा है? यस सर, वो ए तो सही आ गया था, 21 वाई वो जितना है, बी नहीं आया था।
तो एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स हैं, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स बराबर 0 1 2 3 4 या हाँ, फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्स का? नहीं नहीं, एक्स रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो 12th क्लास लेवल क्वेश्चन है ना। इसने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम्स, यही है ना, और एक्स है नंबर ऑफ हेड्स ना, तो एक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे? अरे भाई ये बाइनोमियल फॉलो करेगा 9,5, ठीक है। हाँ 9 टॉसेस हैं, 9 ट्रायल्स है, हेड हमारा सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस जो होता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सो ये 12th में एनसीईआरटी में है। तुम लोग जो लोग एनसीईआरटी नहीं किए हो, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शुरू से ही, बैच 00 से अभी तक रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि भाई 11th-12th वाला प्रोबेबिलिटी ढंग से खुद से सॉल्व कर लो, देख देख के सॉल्यूशन रट्टा नहीं मारो, खुद से एक बार सॉल्व कर लो, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेसिक प्रोबेबिलिटी में। 11th-12th का पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हो, तो ये सब देख के आज लग जाएगा नंबर ऑफ हेड्स मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 12th में ये सब क्वेश्चन है, क्लास 12th में जाकर 12th के एनसीईआरटी जाकर खोल कर देखो, उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो आइडिया मिलना चाहिए। तो ये हो गया बाइनोमियल 9,1/2। अब निकालो x मोर देन इक्वल टू 4, क्या होगा? 4 5 6 7 8, ये नहीं निकालना, कॉम्प्लीमेंट ले लो, सो x लेस देन 4 हो जाएगा। 0 1 2, अच्छा 3, यहाँ भी 4 बार निकालना ही पड़ेगा। तो करो इसको सॉल्व, बताओ क्या आएगा। 4c0 प्लस 4c1 4c2 4c3 और बाहर आ जाएगा हाफ की पावर 9, ये आ जाएगा। करो सॉल्व अब। सो 1 माइनस 4c0 हो गया 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, एक मिनट 4 क्यों कर रहा हूँ, सॉरी सर 9, 9c होगा, जी 9 जी से जी, 0 प्लस 9। हाँ हाँ 9 से So 0। 1 plus 36 plus 84 plus 126 अरे रुको रुको, 1 प्लस 9 प्लस 9 36 एंड फिर 9 plus से 3 हो 84 जाएगा 84 987/6, ठीक है ना, और अपॉन 2 की पावर 9 512। सो 1 माइनस, कैलकुलेशन देख लो, ये गलती से 4 लिख दिया था, तो 1 9 36 84 ऐड कर लो सबको, कितना आएगा, कितना हो गया ये, सबको ऐड करो 10। 130 अब 512 में 130 घटा दो, है आंसर जी, है देखो 382/512 है, तो ये 191/2, कैंसिल कर दो शायद कट जाएगा, फिर ये देखो कैंसिल होगा, काट दो 2 से, 512 का आधा कितना होगा, 3 से 2 से काटो, 2 1 जा 2 2 9 जा 2, हाँ 512 का 28 कितना हो गया, 256, ठीक तो है, 191/256, ठीक है। बी सही तो है भाई, बताओ अमन, तुम्हारा डाउट था ना ये, और बाकी इसका भी था, देख लो और क्या पूछना है इसमें। ओके सर, उस टाइम किए थे तो नहीं आया था, फर्स्ट वाला ही आया था। कोई बात नहीं, हाँ तो 17 हो गया भाई, और किसका डाउट था, तो हो गया ना। अब क्या रह गया, क्वेश्चन नंबर 25 रह गया बस, 18 हो गया ना, 18 हुआ कि ना, 18 ही था ये, 18 के बाद एक ही क्वेश्चन है 25, चलो 25। सो 25 है कि अगर x 0 से 5 के इंटरवल में है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x² माइनस 3x प्लस 2 मोर देन इक्वल 2 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पहले सॉल्यूशन निकाल लो, हो तो जाएगा। इसने कहा है सैम्पल स्पेस समझ लो, ये दे रखा है तुम्हें, सैम्पल स्पेस है x 0 से 5 में है, ठीक, तो ये कुछ नहीं है, समझो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है कि एक लाइन है 0 से 5 है, ये मतलब x एक नंबर है जो 0 से 5 के बीच का है, ठीक, देखो अभी, तो ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रहेगा, समझ लो 0 से 5 इंटरवल पे तुमने एक x सेलेक्ट कर लिया कहीं भी। अब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2 मोर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसको फैक्टराइज कर लो, पहले इसको फैक्टराइज करो, कितना आएगा, x माइनस 2 x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालो, तो सॉल्यूशन यहाँ 2 और 3, तो ये पॉजिटिव कब होगा, तो यहाँ 0 और 5 है, तो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, तुम्हें पॉजिटिव देखना है कब होगा, तो पॉजिटिव होगा
जब x की वैल्यू 0 से 2 में होगी, या मतलब 0 x की वैल्यू 0 से 2 में होगी, है ना, यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, या x की वैल्यू 3 से 5 में होगी, देख लो भाई तुम लोग। सो अब 0 से 2 में होने का क्या लेंथ है, 0 से 2/5, 3 से 5 का इंटरवल 2/5, तो टोटल आंसर 4/5 हो गया। देखो भाई बताओ, डाउट है कोई किसी को? इजी। हो गया ना, ठीक है। चलो, तो ये मॉक टेस्ट 3 का हो गया सोल्यूशन, और डाउट वो भी भेज दिया मैंने, डिस्कशन भी हो गया और रिटर्न सोल्यूशन भी मिल गया है, तो आप देख लो, बाकी रहेगा तो बाकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ड्राइव में असाइनमेंट है, वो सॉल्व करो आप, और बहुत सारे बुक्स भी हैं, वहाँ भी कर सकते हो, बट कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। आगे की भी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस में स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, जिनको आगे चलना आप आगे की चीज़ें भी कर सकते हो, असाइनमेंट और वो, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में चल रहे हो भी अच्छा है, ठीक है। तो अब यही स्टॉप करते हैं, चलिए 0.8 ये लोअर बाउंड है, तो इसका टेंशन नहीं लेना कि वो आ रहा है, ये है ना अपर लोअर बाउंड है। यहाँ पे आओगे क्वेश्चन एंड आंसर, अगर मैं देखूँ 19वें क्वेश्चन का क्या डाला है इन्होंने, नहीं 25वां है ना, तो 25वें का अगर यहाँ देखो तो यहाँ रेंज दे रखा होगा 0.7 से 0.9, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये स्टॉप करते हैं। 4/5 कितना होता है, 8/10, तो एग्जैक्ट 0.8, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो जो पीछे पढ़ रखा है, या रिकॉर्डेड लेक्चर है पिछले साल के, यू कैन जस्ट वॉच एंड देन मैं लाइव कराऊंगा तो आपका रिवीजन होगा, है ना। देखो क्लैरिटी चाहिए चीज़ों को लेकर, जैसे आपको कई बार लगता है कि आपको आता है लेकिन आता नहीं है, तो उसके लिए आपको बहुत क्लैरिटी आएगी जब आप बहुत बार रिवाइज करोगे, चाहे सिलेबस हो, मतलब कंटेंट हो या क्वेश्चन हो, दोनों आपको रिपीटेडली रिवाइज करते रहना पड़ेगा एग्जाम तक, है ना। छोड़ दोगे बीच में कुछ दिन के लिए तो सब भूल जाओगे, तो लगातार तुम्हें कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहना होगा, रिवीजन करते रहना होगा पूरा सिलेबस को और क्वेश्चंस को। चलिए फिर आज यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट। कुछ पूछना हो तो कोई पूछ सकता है, अदरवाइज स्टॉप करते हैं आज, ठीक है। चलिए, थैंक यू।